नहीं, आपने एक बात और कही थी कि भाई जो जातियां हैं हमें उन जातियों को ऊंचा नीचा इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, लेकिन आप खुद अपने नाम के पीछे मेषराम लगाते हैं, इसका क्या मेषराम मतलब? किसी जाति का नाम नहीं है। तो गोत्र होगा। गोत्र नहीं, ये मेरे बाप दादा पुरखा है ना, जी, पुरखा है, पुरखा। वो पुरखे का नाम गौरव बताने के लिए रखते हैं। मेषराम एक नाम है। जैसे कोई हमारे खानदान में कोई साला बड़ा हो गया होगा, तीर मार लिया होगा, तो हमारे लोगों ने सोचा ये तीर मारने वाला आदमी है, साला इसका नाम गौरव करना चाहिए। ये गोत्र भित्र नहीं है। अब ये महाराष्ट्र में गोत्र सिस्टम नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाओं से। आज हम मौजूद है हरियाणा के पलवल में और यहाँ पर एक SC-OBC महापंचायत हुई शूद्राज क्रांति, जिसकी अध्यक्षता भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने की। वो हमारे बीच में हैं, आज हम उनसे जानेंगे। हरियाणा में सिलसिलेवार हर जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज की तारीख में 1 महीना पहले ये निर्धारित किया गया था और 1 महीना पहले किसी और जगह पे था, उसके 1 महीना पहले किसी और जगह पे था। यानी हर महीने ये कार्यक्रम हो रहे। 1 महीना तैयारी करके सारे हरियाणा में कार्यक्रम हो रहे। पलवल के पहले कई जगह हो चुके हैं, कम से कम 3 कार्यक्रम हो चुके हैं। तो साहब जैसा पलवल का मुद्दा नहीं है, ये लगातार चल रहा है। वामन मेश्राम जी, जो ये आज की पंचायत रखी गई, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि SC, ST, OBC इन लोगों को जगाया जाए, इनको जोड़ा जाए, इनकी बहुत बड़ी संगठित शक्ति निर्माण किया जाए। ब्राह्मण लोग इनका मुसलमानों के खिलाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके उनके हक और अधिकार से उनको वंचित कर रहे। ऐसा फसाद हरियाणा में भी उन्होंने किया। हरियाणा में करने की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी? क्योंकि हरियाणा में जागरण बढ़ रहा है। अगर जागरण नहीं बढ़ा होता तो इस तरह का फसाद करवाने की ज़रूरत नहीं थी। ये फसाद करवाने की ज़रूरत पड़ी, उसकी वजह ये है ये जागरण बढ़ रहा है। केवल जागरण नहीं बढ़ रहा है, बल्कि SC और BC के अंदर भाईचारा भी बढ़ रहा है। मौलिक बात ये समझना है कि वर्ना सिस्टम में अछूत लोग शूद्र नहीं है। वर्ना सिस्टम में अछूत लोग शूद्र नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोग शूद्र है। शूद्र और अछूत ये 2 लोगों को जोड़ने का अभियान है। वामन मेश्राम साहब, जैसा कि आपके मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं थोड़ा सुधार रहा हूँ। जी साहब, जैसे आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात आप करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं भी शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया उस संविधान में, और जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आप बात करते हैं उसमें शूद्र वर्ण का वो किया है। लेकिन आप तो शूद्राज क्रांति चला रहे हैं, यानी आप तो खुद उस शूद्र शब्द को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। शूद्राज की जब क्रांति होती है तो शूद्रत्व खत्म हो जाता है। शूद्राज क्रांति वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए नहीं है। शूद्राज क्रांति यानी वर्ना सिस्टम में चौथे वर्ण के लोगों को जगाकर उसके अंदर क्रांति पैदा करने का मामला है। अगर शूद्रा की क्रांति हो जाती है तो ब्राह्मणों की वर्ना सिस्टम खत्म हो जाती है। लेकिन ब्राह्मणों ने तो ही शूद्र बनाया है, तो वो उनकी कैसे खत्म होगी? इसलिए क्योंकि शूद्रा के नाम पर कोई पिछड़े वर्ग का आदमी अपने को शूद्र मानने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा के बहादुर पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन्होंने ये तस्लीम किया, जिन्होंने ये कबूल किया कि ब्राह्मणों ने हमें शूद्र कहा हुआ है, अछूतों को शूद्र नहीं कहा है। हरियाणा के लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, ब्राह्मण धर्म के लोगों ने हमें शूद्र कहा है, ऐसा माना, स्वीकार किया। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे बार बार ब्राह्मणवाद के दूसरे राज्यों के लोग अपने को शूद्र मानने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, जैसा बार बार ब्राह्मणवाद की बात, ब्राह्मणों की बात की जाती है, लेकिन मैंने आमतौर पे देखा है कि जो SC ST समुदाय है, जो बाबा साहब का पहले पायदान पर फॉलोअर माना जाता है, उनके घरों में ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं घुसी पड़ी हैं, तो आप उन्हें कैसे निकालेंगे? मैं उसी लिए तो पिछवाड़े पे लत मार रहा था। उनके ऐसे लोग जो बाबा साहब का भी नाम लेते हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भी बरकरार रखना चाहते हैं, मैं उन लोगों को तो जगा रहा हूँ। और एक बात आपने कही थी कि भाई जो जातियाँ हैं, किसके बना जो हमसे उन्हीं लोगों की तो बना। नहीं, आपने एक बात और कही थी कि भाई जो जातियाँ हैं
हमें उन जातियों को ऊंचा नीचा इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, लेकिन आप खुद अपने नाम के पीछे मेषराम लगाते हैं, इसका क्या मेषराम मतलब? किसी जाति का नाम नहीं है, तो गोत्र होगा। गोत्र नहीं, ये मेरे बाप दादा पुरखा है ना, जी, पुरखा है, पुरखा। वो पुरखे का नाम गौरव बताने के लिए रखते हैं। मेषराम एक नाम है, जैसे कोई हमारे खानदान में कोई साला बड़ा हो गया होगा, तीर मार लिया होगा, तो हमारे लोगों ने सोचा ये तीर मारने वाला आदमी है, साला इसका नाम गौरव करना चाहिए। ये गोत्र भित्र नहीं है, अब ये महाराष्ट्र में गोत्र सिस्टम नहीं है। अच्छा। अगर बात करें आप इस टाइम वामसेफ की, तो वामसेफ कितना बड़ा संगठन बन गया है और कितने लोग इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं? देखो, आज वामसेफ को कौन नहीं जानता, ऐसा सवाल है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे फ्लाइट में भी आजकल मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे। ये सोशल मीडिया की वजह से हो गया, क्योंकि प्रिंट मीडिया ब्राह्मणों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मणों का, वो हमारी बात ही नहीं दिखाता था। मगर ये सोशल मीडिया सारे देश दुनिया में लाखों, अब ये जो है ना, ये लाखों, कल 2 लाख लोगों के पास, मैं एक बात कहा, 2 लाख लोग देखा। अभी जल्दी रजिस्टर्ड कराया है चैनल को। हाँ, तो आपका भी हो जाएगा। मेषराम साहब, अंत में एक सवाल और कहूँगा, एक सवाल और अंत में आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि वामसेफ जो है वो कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन है और भारत मुक्ति मोर्चा जो है वो आंदोलन करने के लिए है। कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकता, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि जो कर्मचारी लोग हैं उनके बच्चे भी आंदोलन नहीं करते। तो क्या जो गरीब समाज है, जो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए रोज़ मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या वही लोग इस आंदोलन में पिसने के लिए हैं? नागपुर में 4.5 लाख लोग जो है वो कर्मचारी लोगों के ही रिश्तेदार थे। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ, जो 6 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 2 अप्रैल की बात, 2 अप्रैल से हमारा कोई संबंध नहीं है। 6 अक्टूबर को जो हमने 4.5 लाख लोग नागपुर में इकट्ठा किए, वो जो कर्मचारी लोग थे, उसकी बीवियाँ, उसके बेटे, उसका बाप, उसकी माँ, उसके रिश्तेदारी थे। तो क्यों? ये हरियाणा के पलवल से नागपुर जाने के लिए टिकट का पैसा है नहीं है ना। तो इन्हीं लोगों के रिश्तेदार वहाँ पहुँचे हैं कि ये हमने प्लान बनाया कि पढ़ा लिखा आदमी, कर्मचारी आदमी आंदोलन नहीं कर सकता, मगर आंदोलन करवा सकता है। तो क्या हरियाणा में भी बड़ा आंदोलन करना संगठित, हाँ, सारे देश भर में, सारे देश भर में तो करेंगे। अनुमान है कुछ कब तक करेंगे, हर जगह करेंगे, केवल हरियाणा में नहीं, देश भर में कर रहे हैं भाई। मेषराम साहब, जैसा एक क्वेश्चन राजनीति से संबंधित पूछते हैं आपसे। जैसा बहुजन मुक्ति पार्टी आपने बनाई हुई है, तो 2024 के इलेक्शन में बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखो, पत्रकार लोग कहते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी मैंने बनाई, तो मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। अगर मैंने बनाई होती तो मैं ही बन जाता राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, आपका नेतृत्व है, आप नहीं, मैं तो आंदोलन करने में भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बोल रहा हूँ। तो मैं आंदोलन करने के लिए संगठन बनाया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। देखो, नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? गांधी ने आज़ादी का आंदोलन चलाया, आज़ादी के आंदोलन की वजह से नेहरू प्रधानमंत्री बने। हम आज़ादी का आंदोलन 4-5 साल में चलाएंगे देशव्यापी, तो इस देश में करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमारा आंदोलन से निकला हुआ तपा तपाया आदमी नेहरू प्रधानमंत्री बना, तपा तपाया आदमी हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो 2024 के इलेक्शन को कैसे देखें? ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा है प्रधानमंत्री बनने का, हमारा आदमी नहीं बन सकता। बहुजन मुक्ति मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, शायद बहुजन मुक्ति पार्टी। ये चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने किया। बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग वो गठबंधन में आओ बोल रहे हैं। नहीं, जैसा अभी एनडीए गठबंधन है, हाँ, इंडिया बना हुआ है, इंडिया गठबंधन में ये लोग है नहीं तो उसके है। बारे में आपकी मुझे अभी पता नहीं चला ये लोग है नहीं है, मगर इंडिया गठबंधन के लोग के बारे में मुझे जानकारी मिली कि वो उनको इनवाइट कर रहे हैं। क्या आपके पास भी इनविटेशन आया इंडिया की तरफ? मैं तो सामाजिक संगठन, सामाजिक, इंडिया में राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन नहीं है। अगर बातचीत करें, इंडिया में राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन का थोड़ी इंडिया गठबंधन है। वो पार्टी के लोगों ने मुझे बताया कि वो हमको इनवाइट कर रहे हैं। तो क्या आप शामिल होंगे? मैं उनके तरफ से कैसे बोलूँगा? पार्टी के लोग बताएंगे ना। फिर भी आपकी राय तो लेते होंगे। अब बीजेपी को बदलना चाहिए।
मेरी ये राय है। बात करें बीजेपी और आरएसएस का सेंट्रल से सरकार हटाना चाहिए। हम लोग वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के तरफ से 2024 के चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतकर नहीं आनी चाहिए, इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो आप दिसंबर में ओबीसी के जाति आधारित गिनती के लिए भारत बंद होगा और ईवीएम हटाने के लिए भारत बंद होगा। 2 मुद्दों के लिए भारत बंद होगा और वो भारत मुक्ति मोर्चा के नाम पर होगा। हरियाणा में एससी और ओबीसी के अंदर भाईचारा बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ब्राह्मण लोगों ने ये फसाद करवाए। लेकिन इसमें जो चर्चित नाम बिट्टू बजरंगी या मोनू मानेसर जो कि यादव ये बैकवर्ड क्लासेस हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा ही तो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा इस्तेमाल नहीं करे तो ब्राह्मणों के औकात हैं फसाद करने की। किसी भारत के फसाद में किसी ब्राह्मण को पकड़ा गया नहीं। क्यों? वो मैदान उधर फसाद में होते ही नहीं है। तो कब तक लगता है, कब तक इनको ओबीसी को लगाते हैं, मैदान में उतारते हैं और घर में आराम करते रहते हैं। तो कब तक लगता है, कब तक जो है जो बहुजन समाज की बात करते हैं इन तमाम जातियों को एक कर पाएंगे? पहले के मुकाबले में तो बहुत मामला आगे बढ़ गया। अगर 2030 तक तो मैंने अभी ऐलान किया कि हमारा समाज प्रधानमंत्री बनाने लायक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात वामन मेश्राम साहब ने कही है कि 2030 तक जो है बहुजन समाज का प्रधानमंत्री, और वो भी अम्बेडकरवादी विचारधारा से रिलेटेड समानता पर आधारित प्रधानमंत्री इस देश को मिल सकता है। और एक बड़ी बात राजनीतिक रूप से कही है कि एनडीए यानी बीजेपी को हराने के लिए, आरएसएस को हराने के लिए जो इंडिया गठबंधन है, कहीं ना कहीं उनका उस इंडिया गठबंधन को पूर्ण रूप से समर्थन है। तो ये हमारे बीच में वामन मेश्राम साहब थे। जी वामन मेश्राम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।